Assalamualaikum dear students and friends, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter solving a biological problem. Now what is biological problem? Biological problem is basically related to living organisms. ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से अराइज हो, उनसे रिलेट कर रही हो, उन प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए होता है, उसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, now what is biological method? The scientific method in which biological problems are solved are known as biological method. ठीक है, अब पहले एक आम आदमी को भी बायोलॉजिस्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? अब एग्जांपल ले लें कि कोई हंटर है, वो शिकार करने जा रहा है। ज़ाहिर है वो क्यों जा रहा है, उसको पता है किसी एनिमल का शिकार करने जा रहा है, उसको पता है कि जी उसकी हैबिटेट क्या है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, उसको किस तरह काबू करना है। अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, माली है, ठीक है, वो बागबानी कर रहा है, उसको पता है कि जी कौन सा प्लांट किस किस्म का है, प्लांट्स की बीमारियों से पता है, उसको पता है उसको क्योर कैसे करना है, ठीक है, कौन सा प्लांट एडिबल है, कौन सा प्लांट नॉन एडिबल है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। ठीक है, इस बेस पर यानी कि एक आदमी को भी बायोलॉजिस्ट समझा जाता था। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड ज़ाहिर है वेरियस स्टेप्स पर मुश्तमिल है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले हमें पता लगाना है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। जब तक मसला ही पता नहीं लगेगा तो उसको सॉल्व क्या करेंगे हम। ठीक है, अब इधर आप एक यानी कि एक तरह की डेफिनेशन भी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। मतलब किसी के भी माइंड में आ सकता है, किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकता है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट क्वेश्चन। उसको हम क्या है जी, प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। पहले रिकॉग्नाइज कर लिया हमने प्रॉब्लम को, अब उसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व हम ज़ाहिर है सेंसेस के तौर पे, सेंसेस हमारी 5 सेंसेस हैं, उनके ज़रिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। टेस्ट, टच, विजन, हेयरिंग एंड स्मेल। ठीक है, हम या तो टेस्ट करके ऑब्ज़र्व करेंगे, या हम उसको टच करके, या हम देख कर, या हम उसको सूंघ कर, या उसको सुन कर ऑब्ज़र्व कर लेंगे। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज़ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मोर एक्यूरेट समझा जाता है देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी का मतलब होता है मायार, किसी चीज़ का मायार पता लगता है उससे हमें। क्वांटिटी से उसकी हमें मिकदार पता लग जाती है। जब हमें मिकदारें पता लगती है तो हम एक्यूरेट रीडिंग्स हमें मिल जाती है हर चीज़ की। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जी 1 लीटर पानी 1 लीटर एथानॉल से भारी है। ये मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बता दी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर पानी का जो वज़न है वो 1000 ग्राम है और 1 लीटर एथानॉल का जो वज़न है वो 789 ग्राम्स है। ठीक है, ये हमें क्या क्वांटिटी पता लग गई, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई। तो मोर एक्यूरेट कौन सी हुई? क्वांटिटी। ज़ाहिर है जिस चीज़ की हमें क्वांटिटी पता लग जाती है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब ऑब्जर्वेशंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो हम चलते हैं ना, वो हम चलते हैं जी हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि ऑब्जर्वेशंस जो हमने की, किसी चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व किया, उसका फ़र्ज़ी ख्याल है हाइपोथेसिस। इसको झुटलाया भी जा सकता है, ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस एक फ़र्ज़ी ख्याल है, ठीक है ना। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? एक हाइपोथेसिस हम किस तरह का होना चाहिए? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये जनरल एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल कम्प्लेक्स स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, एक आम सा ख्याल होना चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, फ़र्ज़ी ख्याल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, उसके साथ एग्री करती हूँ। ठीक है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब
जितना हो सके उतनी यानी कि सिंपल होनी चाहिए और इसको टेस्ट भी हम कर सकें और इसको छुटलाया भी जा सके। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी ख्याल होता है, फ़र्ज़ी बयान होता है। अब हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिडक्शंस की। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिडक्शंस का। ये डिडक्शंस क्या हैं? आर दी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब हम हमारा यानी कि हाइपोथेसिस के ऊपर बात करते हैं डिडक्शंस में। जैसे अब डिडक्शंस में इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ होती है कि हम कहते हैं जी कि एक स्पैरो हमें मिली है, उसके हमने देखे जी पर हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जितनी भी स्पैरोज़ है ना सबके पर होंगे। ये हमने क्या किया? डिडक्शन निकाल ली। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें कि जी प्लांट सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस मिल गया हमें। ठीक है, तो अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अब हर प्लांट को थोड़ी उठा उठा के देखेंगे जी इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है। वो तो ये कहेंगे जी इस प्लांट सेल में न्यूक्लियस है तो सब में न्यूक्लियस होगा। सो क्लियर हुआ ना ये कॉन्सेप्ट कि क्या है? डिडक्शंस में इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ होती है। इफ़ देन लॉजिक का मतलब क्या है कि हमने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अखज़ कर लिया। ठीक है, जनरल आइडियाज़ हमने निकाल लिए डिडक्शन से। डिडक्शंस के बाद जो स्टेप होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस में हम ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स किस चीज़ की करे जाएंगे जी? हाइपोथेसिस की बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोई हाइपोथेसिस दी, मतलब फ़र्ज़ कर लें एक हाइपोथेसिस ये दे दी कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर हमने उसकी डिडक्शंस निकालनी कि भाई इसमें न्यूक्लियस है तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, मतलब उसका तजर्बा किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर हाइपोथेसिस गलत हुई तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है, और अगर हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक हुई, समझ आने वाली हुई, एक्सपेरिमेंट्स पे पूरा उतर गई, तो उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर एक थ्योरी और लॉ बन जाता है उससे। फिर जब लॉज बनते हैं ना, फिर उनको छुटलाया नहीं जा सकता। एक चीज़ जब लॉ बन गई ना तो उसको छुटलाया नहीं जा सकता। अब हम कहते हैं जी बायोलॉजी में लॉ इतने कम क्यों हैं? क्योंकि जो हमारी लाइफ है, ज़िंदगी, वो चेंज होती रहती है। अब फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें लॉज बहुत हैं। मतलब जो चीज़ हो गई, लॉ बन गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कम लॉज हैं। जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसने इनहेरिटेंस पे बात की, सेग्रीगेशंस पे बात की, सीड के कलर वगैरह पे बात की, शेप पे बात की। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिक्स हो गई जो उसने बात कर दी। बायोलॉजी में हम इतने लॉज नहीं बना सकते क्योंकि ये लाइफ के अबाउट है। अब लाइफ तो चेंज होती रहती है, चेंजिंग आती रहती है लाइफ में, इसलिए बहुत ज़्यादा कम लॉज बनते हैं। और जब बन जाते हैं लॉज, फिर उसको कोई झुटला नहीं सकता। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, कि हाइपोथेसिस हमारी ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के बाद जो पॉइंट आता है वो होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स 2 ग्रुप्स में मुश्तमिल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। बेसिकली इसमें हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, किस में कौन से ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जी साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी वो कम कर दी। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है। तो जब देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया, ऑब्जर्वेशन की गई, तो फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हुई क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ईज़िली अवेलेबल थी कार्बन डाइऑक्साइड। इससे यह अख़ज़ हुआ कि कंट्रोल ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस होगी, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर दी पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, मतलब करेक्ट हो गई, उसके बाद अपने जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको समराइज़ कर लेना है। ठीक है, उनका खुलासा इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट गैदर क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। मतलब देखें, क्वालिटेटिव नहीं ले रहे, वो क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव ज़्यादा यानी कि एक्यूरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जी,
डाटा फॉर ईच ग्रुप आर एवरेज एंड देन कंपेयर्ड स्टेटिस्टिकली, मतलब डाटा हर ग्रुप से ले लिया जाता है, फिर उसको मतलब आपस में कंपैरिजन किया जाता है डाटा का, फिर कंक्लूजन्स जब निकालने होते हैं बायोलॉजिस्ट ने, वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो डाटा के ज़रिए की जाती है ना एनालिसिस, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ द डाटा बेस्ड एनालिसिस। उसके ज़रिए हम एनालाइज करके डाटा को कंपेयर करके हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स लास्ट स्टेप होता है जी। रिज़ल्ट्स निकल गए, कंपैरिजन कर लिया, फिर अब उन रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करना है। फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन बुक्स, ठीक है, वो बुक्स में पब्लिश करेंगे, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करेंगे अपनी फाइंडिंग्स को, इन टॉक्स एट डिफरेंट मीटिंग्स, मतलब नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स जो होती हैं उसके अंदर वो अपनी जो फाइंडिंग्स उन्होंने यानी कि डाटा इकट्ठा किया होता है उसको मतलब टेस्ट किया होता है, कंक्लूजन्स निकाले होते हैं, उसको मतलब जो डिफरेंट मीटिंग्स में पेश करते हैं, ठीक है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे पेश किया जाता है, ठीक है, बुक्स में यानी कि नोट्स की शक्ल में बना देते हैं। और उससे क्या होगा, इससे दूसरे जो लोग होंगे, दूसरे साइंटिस्ट होंगे, वो इस चीज़ से हेल्प ले लेंगे, क्योंकि पब्लिश हो गई एक चीज़, उसको एक्यूरेट माना जाएगा, एक तरह का लॉ बन गया वो, फिर उससे वो हेल्प लेंगे, ठीक है, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।